नमस्ते क्लास 9th नया वीडियो के साथ। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है। आप अगर नए होंगे हमारे चैनल पे तो आपको सारे पुराने वीडियो देखना चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो सकता है तो आप हमारे साथ हो लीजिए। पर डे अराउंड 8 o'clock, समटाइम्स 8:15, समटाइम्स 8:20 पे हम लोग वीडियो डालने का पूरा ट्राई कर रहे हैं ताकि हम और आप एक कंटिन्यूटी में आ जाए। ठीक, कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम एक बात को रिपीट करेंगे जो हम हमेशा रिपीट करते हैं कि आप अगर नोट्स बना लेते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, और उस नोट्स को आप पहले से रिपीट एक बार देख के आते हैं। रोज़ रोज़ नोट्स को देखना थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त, अगर वो थोड़ा बोरिंग काम करने लगोगे तो आप एक मास्टरी को हासिल करने जा रहे हैं। जब आपको बोरिंग लगने लगे कोई काम तो उसको कंटिन्यू करें, हो सकता हो आप उसमें मास्टर बनने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम अभी तक आपने देखा, क्या देखा है अभी तक आपने? तो आपने देखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो मैटर है। ठीक, मैटर मास और स्पेस ऑक्युपाई करता है। मैटर का फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया गया तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्शंस होते हैं और पार्टिकल मूव करता है। हर एक स्टेटमेंट को बताने के लिए आपके पास पड़ा हुआ है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। आप चाहें तो बुक की मदद से काम कर सकते हैं और चाहे तो खुद अगर नज़र खोल के देखते हैं तो अगल बगल ज़रूर कुछ दिखाई देगा। जब हम लोगों ने ये 4 पॉइंट पढ़ा मैटर के पार्टिकल्स के बारे में तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो बीच का स्पेस है वो किसी का कम किसी का ज़्यादा तो पॉसिबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस नाम के 3 अलग अलग फॉर्म मिले। एक ही सबस्टांस के, एक ही मैटर का 3 फॉर्म हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में सिर्फ क्या अंतर होगा तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे अंतर हो जाने से कई सारा प्रॉपर्टी बदलता बदलता आपको दिखता है। हम लोगों ने 10 प्रॉपर्टी पे बात किए थे। 10 प्रॉपर्टी का बेस आप दिमाग में रखिए। शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बहुत सारा वर्ड हम लोगों ने देख चुके हैं। डन। इतना होने के बाद हम लोग को एक बात का फिर फील हो गया, चाहे हम लोग को जनरल लाइफ में दिखता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट पढ़ने स्टार्ट किए विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 हैं जिससे हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हमने टेम्परेचर पे बात किया तो थोड़ा केल्विन और डिग्री सेल्सियस पे बात कर लिया गया। दोनों में रिलेशन भी है। 273 ऐड करना है, 273 माइनस करना है। आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, -100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। माइनस का ख्याल करिएगा, क्या बच जाएगा? 173 केल्विन। कभी भी केल्विन माइनस में नहीं आएगा। केल्विन स्केल में सबसे कम 0, केल्विन स्केल का ही 0 सही मायने का 0 टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक, ऐसे करके आप छोटे छोटे सवाल बना सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया एक एक्सपेरिमेंट से, आइस को मेल्ट करके देखा और हम लोगों ने 3-4 कंसेप्ट लाना शुरू कर दिया। एक लाया मेल्टिंग, दूसरा लाया गया मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा लाया गया लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कह लें या फ्यूज़न कह लें। नो कन्फ्यूज़न। ठीक, आसान बात कहे हैं। इसी चीज़ को रिपीट कर दिया गया बॉयलिंग में। वहाँ पर टर्म क्या है? बॉयलिंग आया, बॉयलिंग पॉइंट आया और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नो कन्फ्यूज़न।
ठीक, डिट्टो सेम सेम 2 दिनों का वीडियो जो आप लास्ट प्रीवियस 2 डेज बैक टू बैक आपने वीडियो देखा, उसमें आपको बिल्कुल आसान लगा होगा, बिल्कुल सेम सेम सा लगा होगा, हर बात आपको सेम सेम सा लगा होगा। 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक, एट 0 डिग्री सेल्सियस H2O का फिजिकल स्टेट क्या होगा? फिजिकल स्टेट तो आप आइस भी कहेंगे विदाउट लेटेंट हीट, और आप वाटर भी कह सकते हैं विथ लेटेंट हीट, क्योंकि सवाल में नहीं बताया गया है कि लेटेंट हीट है या नहीं है। नो प्रॉब्लम। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको लिक्विड वाटर के रूप में भी मिल सकता है और स्टीम भी मिल सकता है, बस अंतर लेटेंट हीट का है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, लेटेंट हीट किसके पास है, और वो हीट है, बस काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी उसमें हीट है। तो उसी हीट से कोई गर्म और कोई ठंडा वाला सवाल भी बन सकता है। आइस वाले में ठंडा वाला सवाल पूछा जाता है, स्टीम वाले में गर्म वाला सवाल पूछा जाता है। तो आपका आंसर लेटेंट हीट करके बोलिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है। डन। ठीक, आज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं, एक कॉमन जो देखते हैं अगल बगल उससे रिलेट करने का ट्राई करते हैं। एक अनदर टर्म हम आपको शो करते हैं। अब आगे देखिए, 5 मिनट लगता है, विद इन 5 मिनट्स वी कैन रिवाइज एवरी पॉइंट। ठीक, आप घर पे बैठ के रोज करके देखिए। जब हम समाप्त करेंगे आपके साथ चैप्टर, तो सही मायने में चैप्टर समाप्त होगा, फिर दोबारा उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर 6 मंथ भी आप सीधे कॉपी को खोलेंगे तो काफ़ी है, उतना पढ़ लेंगे, खटाक से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, आने वाले समय में हम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए एक और हम अलग तरीके से, अभी हम बॉयलिंग ख़त्म किए हैं, तो बॉयलिंग से रिलेटेड 1-2 पॉइंट की बात करते हैं। 1-2 टर्म है बॉयलिंग। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में जो आप पढ़ते हैं वही साइंस, अल्टीमेट साइंस नहीं। क्लास 9th का साइंस तो अभी बेस बन रहा है, उस पर पता नहीं कितना चलना है। जो आप पढ़ते हैं उसी चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म किया जाएगा, एक करने का प्रयास करते हैं। आप समझिए कि ये हम लोगों का बीकर हो गया, जिसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर, इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। ठीक, हम इसे बॉयल करते हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा बॉयलिंग वाला है। ठीक, हम लोग बॉयल करते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, अगर आप यहाँ का एक क्लोज व्यू अपने दिमाग में, अपने मन में देखें, तो आपको लगता है कि सर लिक्विड के पार्टिकल्स, मान लीजिए सिर्फ क्लास 9th के लेवल का ख्याल करते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब तक इतना बीच में स्पेस रहेगा तब तक ये लिक्विड है। अगर इनके बीच के स्पेस को बढ़ा दिया जाए तो इट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर, गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, उसको करने के लिए हम इधर से कांस्टेंट सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी का। बिकॉज ऑफ दैट ये मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जब तक इस स्टेट में है, लिक्विड है, अब ये वेपर बनने वाले हैं। ठीक, तो हम यहाँ से वेपर देना, हम यहाँ से एनर्जी देना शुरू करते हैं। आप इमेजिन करो कि इधर के पार्टिकल्स फैल गए हैं, अब वो भागना चाहते हैं। नज़दीक थे तो थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो आपस में एक जगह पे पड़े हुए थे। जैसे ही थोड़े दूर होंगे तो वो भागेंगे। किधर भागेंगे? ऊपर भागेंगे, क्योंकि यहाँ तो पानी ही पानी है चारों तरफ। ठीक, तो हमने एनर्जी दिया, ऑब्वियसली पार्टिकल्स थोड़े दूर गए होंगे, भागना चाह रहे होंगे, लेकिन भागे नहीं हैं, अभी भी यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि हमने आग लगाया और भागना शुरू कर गया, नहीं। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब ना भागेगा। ठीक, तो इसका मतलब जरूर कोई है जो इसे भागने से रोक रहा है। ठीक, जरूर कोई है जो इसे भागने से रोक रहा है। ठीक, तो चलिए उसको खोजते हैं कि कौन रोक रहा है। ठीक, कौन रोक रहा होगा? पार्टिकल्स यहाँ से भागना चाहता है तो जरूर इधर से कोई उसको रोक रहा होगा, दाब के रख रहा होगा। इधर कौन है? इधर हमारा एयर है। हम जहाँ पे खड़े हैं
कुछ भी अगल बगल है, सब का सब एयर के अंदर है और एयर एज ए पार्टिकल्स हमको दाब रहा है। क्लास 8 में भी पढ़े होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मन की आंखों से देखें कि इधर के पार्टिकल्स को भागने से कौन रोक रहा है, तो वो एयर है जो ऊपर से दाब के रखा हुआ है कि ऐसे कैसे भाग जाओगे, ठीक। और ये हमारा पार्टिकल्स भागने को रेडी हो रहा है क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये भी तो थोड़ा ताकत एयर को मारना शुरू करेगा कि नहीं हम निकलना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, एयर ऊपर से दाबा हुआ है कि तुमको भागने नहीं देंगे, तो हमने नाम दे दिया एयर का प्रेशर। दाबा हुआ है प्रेशर, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नीचे का जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो अब धीरे धीरे फैल रहे हैं और भागना चाहते हैं। तो ये भी ऊपर धक्का मार रहे होंगे कि हटो हम जाना चाहते हैं। तो ये हमारा नीचे से जो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने वाला है, वेपर में। वेपर लगा रहा है हवा पे प्रेशर। तो एक टर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा, वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम दो टर्म अब यूज करें कि व्हाइल बॉइलिंग क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब के रखा है और गरमाने के दौरान हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट करता है जो भागना चाहता है ऊपर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बदलने वाला है नहीं, कोई तो ऊपर से कुछ एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन हम गरमा के हम और एनर्जी देंगे तो इसके पार्टिकल्स और दूर जाएंगे, वेपर अपना स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यानी वेपर के प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और लिक्विड बन गया गैस, पहले बात करते थे, अब थोड़ा टर्म बदल रहे हैं, ठीक। तो हमने अपना वेपर प्रेशर बढ़ाते मतलब नीचे वाला लिक्विड अपना वेपर प्रेशर कि हम जाएंगे ऊपर, जाने दो, ठीक। ये करा नहीं जाने देंगे, ऐसे करते एक टाइम आएगा ना कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से वेपर प्रेशर, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वो पॉइंट आ चुका है कि अब जरा सा भी प्रेशर बढ़ा ना किसका, वेपर का, तो इसको फाड़ के निकल जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि पानी वेपर बन के उड़ रहा है, ठीक। तो वो पॉइंट जहां पर ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, इस पॉइंट को हम लोग, एट दैट पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना आपको दिखता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस अब हमारा लिक्विड जो है वेपर में जाने वाला है। तो हम इसी का एक नया थॉट दे रहे हैं आपको कि एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ आवर वेपर इज अबाउट टू फ्लाई, उड़ने वाला है, निकलने वाला है। तब ना आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा कि लिक्विड वेपर बन के उड़ गया। यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन और भी हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ तक कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक at that point when atmospheric pressure is equal to vapor pressure, that point is called boiling point of any given liquid। आसान हो गया ना, नहीं हुआ, ठीक। और ये उड़ भी गया, बाहर भी निकल गया। हम इतना तक अगर फैला सकते थे, ध्यान दीजिएगा, ये भी अभी हम यूज करेंगे फिर से। सिचुएशन नंबर 1 में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं तो ये गैस बन के नहीं उड़ेंगे। सिचुएशन नंबर 2 में थोड़े दूर हैं लेकिन अभी भी उड़े नहीं हैं। 3rd नंबर पे हाँ उड़ गया। यानी अगर हम पार्टिकल्स को घसका कर यहाँ से यहाँ तक ला दें तो उड़ जाएगा। ये हम मन का हाइपोथेटिकल
मन से बना रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं पार्टिकल्स रुके हुए नहीं रहते हैं। जितना ईजिली हम समझा रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे हैं, इतना हुआ तो लिक्विड और हुआ तो गैस, यानी लिक्विड यहाँ तक था, यहाँ तक जाएगा तो गैस बन जाएगा, कुछ भी कर लो, यहाँ से यहाँ ला दो। लेकिन पार्टिकल्स हमेशा ऐसे रुक के आपके लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं ताकि बातों को क्लियरेंस दिया जाए। ठीक, चाहे तो क्या आपको लिखना ही चाहिए, इसको भी ऐसे लिखकर 1 2 3 डालकर, इसमें हमने बहुत सारा बात बोला है, आप छोटा सा ऐसे लिख लें और लास्ट में कंक्लूजन करके लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा पॉइंट बोले हैं, खराब नहीं बोले हैं। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा तरीका, इसी मतलब क्या कहते हैं, बॉइलिंग को देखने का एक और तरीका, ताकि आपके ब्रेन में ये बात बैठे कि आने वाले समय में साइंस को और डील किया जाएगा, वही टॉपिक जो ऑलरेडी डील हो चुका है उसे और अच्छे तरीके से और नए नए वर्ड के साथ डील किया जाएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आसान बात। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी देखते हैं जो दैट इज़ रिलेटेड टू बॉइलिंग। ठीक, ऐसा क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जब आप हिली रीजन पे जाते हैं, हिल माउंट एवरेस्ट पे, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पर खाना बनाने में परेशानी होती है। आइए थोड़ा बात करते हैं खाना बनाने का मतलब केमिस्ट्री में क्या है। ठीक, साइंटिफिक तरीके से अगर आप एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं और इसमें आप डालते हैं आलू, पोटैटो, और आप गरमाना शुरू करते हैं। आलू का बनना, अब उतना ऊंचाई पे जाके आलू का चोखा खा लो बहुत है, ऊपर बैठ के बिरयानी थोड़ी बनाएगा सब, तकलीफ है। आलू, ठीक, आलू का चोखा बनाना है। आलू का चोखा कैसे बनता है? आलू पानी के इस वाटर के पास जो हीट होगा उसी को लेता है और आलू बनता है, पकता है। ठीक, हम लोग नॉर्मल घर पे क्या कर रहे हैं, तसली में आलू रखा गया, पानी रखा गया, गरमाना शुरू करते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस पानी खदकने लगता है मैक्सिमम, क्योंकि 100 के ऊपर करेंगे तो पानी भाग न जाएगा, हमें तसली के अंदर पानी चाहिए तब ना आलू बनेगा। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के पास जो भी हीट होगा उस हीट को कौन ले लेगा? पोटैटो और खाना, और आलू पक जाएगा। जितना देर में पके, मान लीजिए 20 मिनट में पक जाता है। ठीक, तसली में 20 मिनट लगता है, 15-20 मिनट तो लगता ही है। अब आप वही तसली लेकर चले गए हैं माउंट एवरेस्ट पे, बहुत ऊंचा चले गए हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। आप सुने होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, हवा वहाँ पे कम है तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो हम पहले बताते हैं प्रैक्टिकली वहाँ होता क्या है। प्रेशर कम हो जाने से, तो प्रेशर का असर, हम लोगों ने मेल्टिंग या बॉइलिंग का डेफिनेशन बनाया तो बार बार कहा जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता किया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पता किया है, दैट वाज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, लेकिन प्रेशर अगर चेंज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। यानी जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद खदकता था और उड़ता था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं खदकेगा। ये काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल भी बनता है कि कब, जब प्रेशर कम कर देंगे तो किसी के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। हम सीधे बता दें याद करने के लिए, बाद में समझाएंगे, पहले क्या होता है जान लीजिए। तो प्रेशर अगर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो लो होगा। तो आसान रहेगा याद करने के लिए, समझाए कहाँ रहे अभी आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट लो, क्यों? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो गया इसीलिए। इसका उल्टा भी होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई कर देंगे, हटाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हाई कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? हाई। अब थोड़ा मीनिंग समझते हैं कि एट हिल एरिया
प्रेशर लो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया मतलब क्या हो गया, अब जो वाटर जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस अब नहीं रह गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हम मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, अब 90 डिग्री सेल्सियस के पास जो हीट हो गया, आपका कॉमन सेंस कह रहा है 100 डिग्री पे जो पानी खदकेगा उसको छू के आप गर्मी लीजिए, और जो 90 डिग्री पे खदकेगा, चाहे 50 डिग्री पे खदकेगा, चाहे 40 डिग्री पे खदकेगा, उसका छू के आप हीट लेंगे, तो ऑब्वियस है ना, इसमें लेस हीट है इसके कंपेयर में, और इसमें मोर हीट है इसके कंपेयर में। तो जो पोटैटो रखे थे ज़्यादा हीट लेकर 20 मिनट में पका था, तो कम हीट लेके क्या 20 मिनट में पकेगा? नहीं, ऑब्वियसली कितना हो सकता हो, 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, 10 मिनट्स टू कुक। समझ रहे हैं लॉजिक, कि प्रेशर अगर कम हो गया, हिल रीजन पे खाना बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रीज़न फॉर दैट क्योंकि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो खाना तसली वगैरह में जल्दी से ठीक से कुक नहीं होता है। इसको बचने के लिए प्रेशर कुकर लेके जाएंगे। प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो उसको मतलब ही नहीं है माउंट एवरेस्ट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो तो प्रेशर कुकर के अंदर वो मशीन टाइप का हो गया ना प्रेशर कुकर, अंदर प्रेशर बढ़ा देगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब क्या, जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खदकता था, अब वो पानी 120 डिग्री पे खदकेगा, तो 120 डिग्री के टच में आलू रहेगा, तो शायद 20 मिनट में नहीं 10 मिनट में बन जाएगा। घर पर भी यही काम होता है, जो नॉर्मली आप पानी खदका के बनाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, जल्दी बनता है। चावल हुआ, दाल हुआ, तसली में बनाइएगा टाइम लगेगा, प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है। रीजन प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हीट जल्दी जल्दी दे रहा है। ध्यान रहेगा, आसान बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये तो रह गया आपको याद करने के लिए बात। तो यहाँ पर एक हम सवाल, अगर हम एक पॉइंट जो लिख के लाए हैं कि यहाँ लिख दिया जाए कि दैट इज वाई, लिखने में तकलीफ होगा, हम बोल देते हैं दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक। इट इज आप लिख लेंगे दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक एट हिल स्टेशन विदाउट प्रेशर कुकर। आप पॉज करके सब लिख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेन को थिंक करने की बात कर रहे हैं। थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थिंक नहीं कर पाएंगे तो बेकार है पढ़ना। ठीक, सिर्फ आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, याद कर लेंगे, गिने चुने 3-4 डेफिनेशंस बता देंगे, तो उससे आपका नॉलेज बिल्कुल नहीं एनहांस होगा। थिंकिंग होना चाहिए, सोचते चलेंगे। अब एक बात, अभी हम लोगों ने आज 2 बातों पे बात किया। एक आपको वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और एक हमने बात किया प्रेशर अगर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। याद करना है। ठीक, हम एक पूरा छोटा सा प्रयास करते हैं। अगर आप समझ गए कि सर बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे क्यों हो गया, सर क्यों वाला सवाल बच्चे जनरली पूछ लेते हैं, क्यों करके पूछा जाता है, तो एक ध्यानपूर्वक एक प्रयास मेरा अगर आपके पास पहुंचता है तो समझ में आएगा। ठीक, उसके लिए सब हाइपोथेटिकल बात है, आपके लेवल पे समझाने की बातें हैं। आप समझ लो कि ये 4 पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के फेज में पड़े हुए हैं। ठीक, पानी है आपका। ठीक, अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए कह दें, स्पेस को समझने के लिए कर दें कि दिस वाज द स्पेस। ठीक, अगर हम इसके इन सब के बीच के स्पेस को यहाँ तक ला दे, दिख रहा ना, 1 2 3 4। ठीक, चौथा है ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन। अगर इतना मूव करा दे हम, ठीक, इतना मूव करा दें
तो मेरा लिक्विड क्या बन जाना है, वेपर। अच्छा वर्ड वेपर ही होता है, आप गैस भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि लिक्विड जो गैस बनता है, गैसेस फॉर्म में जाता है, गैसेस फॉर्म में वो वेपर ही होते हैं। गैस तो वो होते हैं जो एट रूम टेम्परेचर भी गैस ही होते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, ये लिक्विड तब तक लिक्विड है जब तक इतना, ठीक, इतना डिस्टेंस मेंटेन किया है। अगर हम यहाँ तक पहुँचा दें तो इट विल बिकम गैस, और यहाँ तक पहुँचाने में हमें इस स्टेट से इस स्टेट तक लाने में 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता था। यानी हम 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दें, मान लीजिए कि ये 40 डिग्री रूम टेम्परेचर, मान लो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे तक था, ठीक, 30 डिग्री से हम यहाँ तक पहुंचा दिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 70 डिग्री हम इसमें इम्प्रूव कर दें तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे होता भी था नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, एक नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। यानी इन चारों पार्टिकल्स के पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, अभी जो थोड़ा स्टार्टिंग किए थे जिससे दाबना, यानी इन चारों को दाब के कोई रखा है, चारों पार्टिकल्स को कोई दाब के रखा है, तब हम ये सब बातें कर रहे हैं। जैसे ही आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो ये जो दाबने का है कि मान लो हम चारों को ऐसे दाब के रखे थे, हम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने चारों को दाब के रखा है, चारों को दाब के रखा है, ठीक। इमेजिन है 1 2 3 4। जैसे ही हम लोग चले गए हिल स्टेशन पे, ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चले गए, तो ये एटमॉस्फेरिक हो गया कमज़ोर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो गया। मीनिंग क्या हुआ उसका कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो दबाव था अब थोड़ा कम हो गया। मतलब किसी को दाब के इतना पे रोके हुए थे, अब हम थोड़ा जैसे ही हम कमज़ोर पड़ेंगे तो ये थोड़े फैलेंगे ना। ट्रेन के सीट पे लोग बैठे रहते हैं तो एक दूसरे को दाब के रखे रहते हैं, जो जहाँ वहाँ दबेले है, हल्का सा कोई लचर पचर हुआ ना, हल्का सा, तो अंदर वाला ढांच से फैल जाएगा, समझिएगा। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो चारों पार्टिकल्स के ऊपर का जो दबाव है वो कम हुआ, तो ये पार्टिकल्स अपने आप शायद थोड़ा थोड़ा फैल जाएंगे, अपने आप थोड़ा थोड़ा फैल जाएंगे। मतलब बिना हमारे कुछ किए ये ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें मेहनत बस कितना करना है, इतना मूव करा कर उनको वेपर तो यहीं पर बनना है, तो हमें इतना एनर्जी देना होगा कि वो आ जाए इस पॉइंट पर और वेपर बन जाए, इतना ही एनर्जी देना होगा, ठीक। देखिए ध्यान से, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया। पहले हमें कितना एनर्जी देना पड़ता था, दिस लाइन, ठीक, क्योंकि पार्टिकल्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। अब हमें कितना करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमें इतना ही हमें उसे इंक्रीज करना है। तो हम 30 से 100 लाए हैं तो 70 देना पड़ा था ना, तो अब हम 30 पे थोड़ी, तो और फैल गया, और थोड़ा सा जो फैलाने का काम कर रहे थे हम एनर्जी देकर, कोई और कर गया है। अब हमें इसके तुलना में थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा, 70 नहीं देना है। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में 70 देना है, थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा हम कम देंगे ना। मान लो 60 दिए, हम 60 देंगे अगर अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। अब अगर हम 60 डिग्री देंगे तो हमारा 30 में 60 मिला तो 90 ही ना पहुंचा, थोड़ा जो 100 डिग्री पे खदक रहा था अब 90 पर ही खदकने लगेगा। एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऐसे लिखकर कहीं किसी को बताना नहीं होता है, ये तो हम आपके दिमाग में मॉलिक्यूल्स चलाना स्टार्ट करें तो उसके लिए है, ठीक। तो होपफुली ये बात कहीं आपको समझ में आए, और अगर ये ना समझ में आता है आपको तो याद रखिए ना, प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है।
इसके अलावा बहुत सारी और बातें होती हैं कि सर मेल्टिंग पॉइंट पे असर, तो मेल्टिंग पॉइंट का असर मैटर के नेचर पे बहुत सारा बात डिपेंड करता है। ठीक, मैटर कैसा है, ठीक, मैटर क्या फैलने गरमाते हैं तो क्या कोई मैटर फैलने वाला है, जैसे कि वैक्स हो गया, आप गरमाएंगे तो फैलेगा, उस पॉइंट पर अलग बातें होती हैं। लकड़ी है, गरमाएंगे तो वो नहीं फैलेगा शायद। ठीक, तो कई सारा चीज़ हैं, कई सारा कन्फ्यूज़न है, डिबेटेबल है, तो हम लोग उस पर बात नहीं करें, क्यों हम अपने आप को परेशान करें। हाँ, वाटर है, वाटर में अगर आप नमक डाल देते हैं तो आपने कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल दिया। आप ये जानिए कि इम्प्योरिटीज़ डालने से मेल्टिंग पॉइंट पे असर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे असर होता है, बढ़ता है, घटता है, ये सब अगेन डिपेंड करता है मैटर के नेचर पे कि वो मैटर कैसा है, क्योंकि हर मैटर एक जैसा नहीं है। इम्प्योरिटीज़ जाने से क्या क्या असर पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी डायरेक्ट सवाल आएगा तो आप सीधे आंसर याद करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, पचेगा नहीं बहुत सारी बातें। ठीक, तो होपफुली आज हम लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, इसको उतारने में आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन सोचेंगे बैठ के कि सर क्या सोचवाना चाहते हैं, थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है आपका आउट ऑफ द बॉक्स निकले तो कहीं आप आइंस्टाइन बन जाए, बहुत सारी बातें करने लगे। ठीक, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की बातें हुई, ख्याल रखिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, आसान बात कर गए। इसके बाद अगले क्लास कल भी हम लोग थोड़ा अच्छा खासा 2-4 हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एग्ज़ाम में आने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में, कि वो सब भी कहीं मैनेज हो जाए। तो बहुत है, आज के लिए बहुत है। अब हम लोग अगले वीडियो कल फिर हम लोग 8 बजे अराउंड 8 o'clock 8:15 8:20 तक अपलोड होगा। फोकस करके आप पढ़िए, जिस समय हम दे रहे हैं वीडियो उसी समय अगर आप पढ़ेंगे तो हम और आप वर्चुअली कनेक्टेड लगेंगे। ठीक, बार बार हम बीच में कह रहे हैं 8 सवा 8 के बीच में हम लोग हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट होइए, बेनिफिट होगा। ठीक, बाद में भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है, पढ़ते भी हैं बच्चे, लेकिन क्यों नहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया जाए, हम और आप एक ऑन टाइम। ठीक, क्लास 10th के साथ हमने एक लाइव सेशन कर लिया, आपके साथ भी एक लाइव सेशन किया जाएगा, लेकिन थोड़ी हमारी और आपकी कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं बन रही है, ऐसा हमें लग रहा है, तो थोड़ी स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें, फिर देखा जाएगा कनेक्टिविटी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले अपलोड में। धन्यवाद।